ओके, गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। सो हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया डिटेल के अंदर। अभी हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 उड़ा देंगे सब कुछ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज द मोस्ट यूजलेस चैप्टर। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू गाइस। मतलब आई डू अंडरस्टैंड दैट आई हैव नो क्लू व्हाई दे इंक्लूडेड द चैप्टर। रादर आई टेल यू, मेरे को लगा चैप्टर एक कम पड़ गया, उनको एक चैप्टर इंक्लूड करना था, इसलिए उन्होंने कुछ तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज को उठा के डाल दिया। मैं एक रिकमेंडेशन है तुम्हारे लिए, अकॉर्डिंग टू मी, फॉर चैप्टर 3 आई हैड शेयर्ड दिस पीपीटी विद यू गाइस। आई थिंक मैंने तुमको एक पीडीएफ शेयर किया था। आईसीआई के जो स्टूडेंट जर्नल आते हैं, स्टूडेंट जर्नल के अंदर मई 20 के लिए, जो अभी तक अटेम्प्ट हुआ नहीं है, नवंबर 20 एंड मई मर्ज हो चुका है, उस अटेम्प्ट के लिए उन्होंने एक ओवरव्यू दिया था कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में। सिर्फ उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया दैट ये जब कंपनीज के डिटेल्स उन्होंने इंक्लूड किए थे मई 19 के टाइम पे, रादर आई टेल यू मई 18 के टाइम पे, तब से लेके अब तक इसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं 100%। एंड आई डू अग्री, इसके मई 19 मई 20 में जब उन्होंने स्टूडेंट जर्नल में इंक्लूड किया, उसके बाद में भी चेंजेस आ चुका है। सो डू यू गेट माई पॉइंट? इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। सो देखो, पहली बात तो ये डरने का कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो तुमको होशियारी लग के टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हायर साइड में 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। मैं रेकमेंड करूंगा, रादर देन रीडिंग अबाउट ऑल द कंपनीज विच इज गिवन टू यू इन चैप्टर नंबर 3, सिर्फ इन्होंने जो समरी बना के दिया है, इन कंपनीज को एग्जाम के एक दिन पहले एक आधा घंटा स्पेंड करना, चुपचाप आराम से डिटेल में। आई टेल यू व्हाट यू शुड रीड। कंपनी का नाम के अलावा मेरे हिसाब से कंपनी का एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। मेजॉरिटी केसेस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा वही आपको सीईओ मिलेगा। चेयरमैन कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, एंड कुछ जो पीएसयू बैंक्स वगैरह होते हैं वहां पे वो चेयरमैन और एमडी सेम रहता है। ये सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें फोकस करना ही है तो एमडी पे फोकस करना है। आई टेल यू व्हाट, जहां पर मेजॉरिटी केसेस में एमडी एंड सीईओ सेम रहने वाला है, वही केसेस में वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सीएफओ आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है रैंकिंग याद करने का जरूरत नहीं है। आई फील यू हायर साइड में जो क्वेश्चन आ सकता है वो करंट एमडी या सीईओ कौन है उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया, ये जो टेबल दिया हुआ है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, मुझे मालूम है इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो चुके हैं कंपनीज के अंदर, बिकॉज इसको भी ऑलमोस्ट एक साल, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुका है। आई थिंक दिस केम इन जनवरी और फेब और या मार्च 2020 के अंदर। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। उस 6 मंथ्स के अंदर भी कुछ चेंजेस आ चुके होंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि उन्होंने उन चेंजेस को आपके मॉड्यूल में, स्टूडेंट्स जर्नल में कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया है। आप उसका टेंशन मत लो, इस चैप्टर के बारे में टेंशन ही मत लो। सिर्फ इतना पार्ट आखिरी दिन एक बार रीड करके चले जाओ। इसके बियॉन्ड तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। Please accept this and move on from this chapter. Do you get my point? Do you get my point? Raise your hands if you understand what I just said. Trust me, कुछ और करने का जरूरत नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम कितना याद कर लोगे यार? And for 1 or 2 marks, it doesn't make sense according to me. Yes, I will send this PDF once again on all the groups after the lecture. Okay? Can we continue with the next chapter now? चलो, लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर 4 एंड 5 को उड़ाएंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है ये, आराम से खत्म होते हैं। बहुत कम इंपॉर्टेंट चीजें इनके अंदर, थोड़ी कहानी ज्यादा लिखी हुई है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करूंगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टुडे, ठीक है। चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। मतलब यहां पर ना पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे पब्लिक पॉलिसीज को बनाता है, उसका प्रोसेस रहेगा। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये बेसिक चीजों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर वो थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको डिस्कस करूंगा, कहानियां छोड़ दूंगा सीधा सीधा, ठीक है। तो लेट्स गो टू द फोकस इंपॉर्टेंट पार्ट्स डायरेक्टली। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। व्हाट डू यू मीन विद द वर्ड लिबरलाइजेशन, privatization, globalization? Talking about the first word, liberalization. Liberalization, ये सब ना 1990, 1991, on that time, under the guidance of Dr. Manmohan Singh, they introduced a revolutionary change, or you can say a revolutionary policy for the entire Indian economy, that is LPG. उन्होंने क्या बोला, 1990 से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस बट बिफोर 1990, इंडिया में बाबू सिस्टम, लाइसेंस राज बहुत कॉमन था।
दे वांटेड टू रिड्यूस दैट सिग्निफिकेंटली बिकॉज उनको समझ में आया जब तक हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लिबरलाइज नहीं करेंगे, आसान नहीं बनाएंगे, सिंपल नहीं बनाएंगे, बाहर से पैसा आना शुरू नहीं होगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा, हमारा इंटरनल जो इंडिया का ग्रोथ है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला है, हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले। इसीलिए 1991 के अंदर एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया, जहां उन्होंने बोला गवर्नमेंट धीरे धीरे इकोनॉमिक पॉलिसी को सिंपल बनाएगा और जो अप्रूवल्स का रिक्वायरमेंट है, जो लाइसेंस राज है, वो धीरे धीरे कम करना शुरू करेगा। दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। दैट मींस ग्रेजुअली गवर्नमेंट डिक्रीज करेगा अपने खुद के कमांड और कंट्रोल को ओवर इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब सिंपल बनाते जाएगा। देखो ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा, आज भी गवर्नमेंट का कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, मैं नहीं बोलूंगा जीरो है, रादर किसी भी कंट्री में अगर आप मुझे पूछोगे गवर्नमेंट का कंट्रोल अप टू सम एक्सटेंट एग्जिस्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल इवन इन यूएस हु फॉलोज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लाइक वी फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यूएस फॉलोज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इवन इन यूएस स्टिल एप्पल, गूगल, उनके सीईओज को बुला करके कांग्रेस क्वेश्चनिंग करता है। डू यू गेट माय पॉइंट? उनका कांग्रेस अलग है, हमारा कांग्रेस अलग है, तो वहां पर क्वेश्चनिंग अभी भी होता है। एंड दे डू आस्क देम व्हाट अबाउट द डूज एंड डोंट्स, इंपॉर्टेंट मेजर्स दे आर टेकिंग एंड ऑल। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट 1990s के अंदर धीरे धीरे अपने कमांड कंट्रोल को कम करेगा, बट जीरो नहीं होगा, वो धीरे धीरे टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेगा, कोटाज या जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको निकालना शुरू करेगा, बेसिकली आसान बनाएगा ट्रेड को, इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को। दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इन इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है वर्ड प्राइवेटाइजेशन। मतलब पहले सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में था, पर अब उन्होंने धीरे धीरे क्या बोला, पहले बिजनेस ग्रुप्स बहुत लिमिटेड थे। प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करना मतलब जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, धीरे धीरे वहां प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करना अलाउ किया जाएगा। या तो गवर्नमेंट खुद अपने एंटिटीज को बेच देगा, या वो लाइसेंस दे देगा बाहर के एंटिटीज को, या यू कैन से प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करके बिजनेस रन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। इट प्योरेस्ट मींस, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स। इन रियल लाइफ इट कैन बी डन इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक वर्ड है डाइवेस्टमेंट करना, मतलब एलआईसी के अंदर गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रहा है। आज माजागांव जो अपना शिपयार्ड है वो भी गवर्नमेंट एंटिटी है, उसका आईपीओ आया। दैट मींस उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक 15% स्टेक जो है वो प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करने के लिए या पब्लिक एट लार्ज को एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। एंड प्राइवेटाइजेशन ही सही मायने में ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। मतलब आप कहीं से भी गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं पर भी गुड एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्मॉलर मार्केट। एंड आई टोल्ड यू ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, एंड दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चीजें बदलती रहती है। बट इन 1990s के अंदर इनिशिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, तीनों का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। आई एम श्योर ये तीनों चीजें आपको स्कूल में 11th 12th के अंदर ही पढ़ा दिया होगा। मेजॉरिटी लोगों को इनका मतलब मालूम है, नहीं मालूम है तो भी इनका मतलब मैंने एक ओवरव्यू के फॉर्म में आपको दे दिया है। स्पेंड 2 मिनट्स, रीड दीस 3 डेफिनेशंस। चैप्टर 4 एंड 5 में ना, 4 में स्पेसिफिकली डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी डेफिनेशंस दिए अलग अलग पॉलिसीज के जो एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स। मैं वापस ये रिपीट करूंगा, दिस वॉज बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 1990s एंड ऑब्वियसली अदर पीपल हु आर वर्किंग अलॉन्ग विथ हिम। बिकॉज ऑफ देम आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि बाहर से बहुत पैसा आ रहा है जियो के अंदर या अलग एंटिटीज के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम सेल्फ रिलायंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, वो जो सर्कल कंप्लीट हुआ है ना, ये बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी हुआ है। अगर ये पॉलिसी 1990s में इंट्रोड्यूस नहीं होता, ऑब्वियसली ऑन दैट टाइम ऑल्सो इट वाज लेट अकॉर्डिंग टू मी, और भी जल्दी करना चाहिए था, बट वो उस टाइम पे शुरू किया, समझ लो। इसीलिए आज हम ये सब ड्रीम्स देख रहे हैं, ये सब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अदरवाइज ये आर्ग्यूमेंट्स होते ही नहीं, हम काफी ज्यादा बैकवर्ड होते कंपेरेटिवली। सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसको आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज या क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, निकुंज, डिपेंडेंट होने में कोई तकलीफ नहीं होता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट का ढोल बजाने से कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट मी अबाउट दिस। आप पहले केपेबल बनो, इंडिपेंडेंट अपने आप बन जाओगे। और कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। यस, सेल्फ रिलाई होना चाहिए, बट दैट इज विद अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन वन सिंगल गो। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस आर्गुमेंट कि सर हमको सब कुछ बैन कर देना चाहिए एंड ऑल। आई डोंट गेट इनटू दिस स्टूपिड आर्गुमेंट विद एनीवन। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स नॉट माय जॉब। आई डोंट like that. I believe my views, I keep it with myself. Maybe sometimes while explaining a concept I might push it, but I don't like to push it to certain extent कि आप लोग उसको argue करो। Let's go next.
मीनिंग ऑफ पॉलिसीज, कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, आप ये एग्जांपल पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. पब्लिक पॉलिसीज इन सिंपल टर्म्स आर बेसिकली गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है पब्लिक एट लार्ज के लिए कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दैट्स कॉल्ड एज पब्लिक पॉलिसी. आई विल गिव यू द डेफिनेशन आल्सो. यू डू वन थिंग, रीड दिस एग्जांपल वंस अगेन. आई एम श्योर ये एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा है. फटाफट से इस एग्जांपल को पढ़ो, फिर हम सीधा पॉइंट ब्लैंक डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे. पढ़ा आपने ये? सीधा आओ, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू. मतलब इन सिंपल टर्म्स जो पब्लिक पॉलिसीज होते हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाए जाते. ये पॉलिसीज जो है, ये डूज एंड डोंट्स जो है, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाए जाते हैं. दैट इज व्हाई द वर्ड इज कॉल्ड एज पब्लिक पॉलिसी इन सिंपल टर्म्स. तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो पब्लिक पॉलिसी बनता कैसे? देयर इज अ प्रोसीजर इन प्लेस. कम टू पेज नंबर 4.6. आपको एक प्रोसेस मिलेगा पूरा कि सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. नाउ प्रॉब्लम्स कैन बी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमारे पास में जीएसटी से पहले अगर आप मुझे पूछोगे, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल स्टेट टैक्स हो गया, मल्टीपल टैक्सेस थे एंड उनका इंपैक्ट ना मल्टीपल स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से आता था. व्हाट वी वांटेड वाज, जब आप इंटर स्टेट भी ट्रांजैक्शंस करते हो तब भी टैक्स का किसी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, किसी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है. डू यू गेट माय पॉइंट? दैट इज व्हाई दे रियलाइज दैट एटलीस्ट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स टू हैव वन सिंगल टैक्स व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन था, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रीमलाइन नहीं था. तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे बहुत सालों से. हाँ, जीएसटी भी आज की तारीख में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, बट यहां से इवॉल्व होते होते इन 5-10 years इट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. आई एम श्योर अबाउट इट. तो सर, पब्लिक पॉलिसी बनाने का जो पहला स्टेप होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा. ये तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट करेगा या मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी या पब्लिक आपको एज ए गवर्नमेंट रियलाइज करवा देगी ये प्रॉब्लम है. फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा. फिर उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें अप्रूवल लगेगा, लोकसभा, राज्यसभा, एंड देन इवेंचुअली वी रिक्वायर इवन अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट. वंस द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन, देन इट एक्चुअली बिकम्स अ लॉ. दैट कम्स द पॉलिसी अडॉप्शन. दैट मीन्स द अप्रूवल बाय all respective. You remember pre-legislative, during legislative process, and there is post-legislative process. After that, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कम्स. दैट मीन्स आप लोगों को अब से फॉलो करना पड़ेगा जो फाइनली पॉलिसी बनाएगा. पॉलिसी ना किसी एक आध इंसान के लिए नहीं होता है, पूरे कंट्री के लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए रहता है. एंड हाँ, जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो, शायद उस पॉलिसी को डिजाइन करते हो तो कुछ कमियां हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आप फेस करते हो व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी. तो आप उसको इवैल्यूएट करोगे और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का ट्राई करोगे. ये एक पूरा प्रोसेस होता है रिगार्डिंग पब्लिक पॉलिसी. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस. डू यू गेट माय पॉइंट? ये एक ओवरऑल किसी भी कंट्री के अंदर इन जनरल पब्लिक पॉलिसी को बनाने का तरीका होता है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दीज वर्ड्स वंस अगेन. आपको ये वर्ड समझने चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से हम इवैल्यूएशन तक पहुंचते हैं. स्पेंड 1 minute, लुक एट दिस वंस अगेन. पढ़ा आपने? अब जरा यहां पे आओ. 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस को आपको मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, कम टू पेज नंबर 4.4. यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, डेविड ईस्टन. हाँ, आपको ये कुछ नाम याद करने पड़ेंगे. गैब्रियल आलमंड हो गया, डेविड ईस्टन हो गया, ये 3-4 नाम ही है इस चैप्टर के अंदर ही है स्पेसिफिकली. उनको अब लिख के रखो, मार्क कर लेना. उन्होंने क्या बोला था और किस तरीके से अपने व्यूज को प्रेजेंट किया था पता होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली आईसीआई इस चीज में बीकॉम से भी घटिया है, ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. आई विल नॉट से फॉर ऑल क्वेश्चंस दे विल बिहेव लाइक दिस, बट 1 or 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर. तो डेविड ईस्टन ने एक मॉडल दिया था, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल. ये मॉडल क्या बोलता है, और इसको दूसरा नाम था फीडबैक मॉडल या ब्लैक बॉक्स मॉडल. इनका मतलब था कि सर ये पब्लिक पॉलिसी बनता कैसे है.
कि सोसाइटी एट लार्ज में या पब्लिक एट लार्ज अलग अलग एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उन सबको आइडेंटिफाई करते हैं, उन सबको कैसे इंटरैक्ट करके कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं और फिर एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। पर हमेशा जब पॉलिसी फॉर्मुलेट होगा वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा ऐसा जरूरी नहीं है। रादर आई टेल यू अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं होता हमारे कंट्री में। तो पहले वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा बट उस पॉलिसी बनाने के बाद में नए प्रॉब्लम्स और आएंगे। तो कैन आई से इट्स मोर लाइक अ ग्रेजुअल प्रोसेस जहां पर धीरे धीरे वो कुछ लेट्स से चार चीजों पे फोकस किया, एक पॉलिसी बनाया जो दो चीजों को कंट्रोल कर पाया, दो को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो दो जो कंट्रोल नहीं कर पाए वो भी इंपॉर्टेंट है कि बाद में समझ में आएगा और धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव लाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स मॉडल। देखो क्या बोलता है, दिस मॉडल आइडेंटिफाइज दैट देयर आर मेनी सोसाइटल डिमांड्स which are not included in the decisions। मतलब कुछ ऐसे डिमांड्स या इश्यूज हैं जो आप पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करते हो एंड धीरे धीरे गवर्नमेंट उनको देख करके शायद समझता है, शायद फीडबैक प्रोसेस के थ्रू कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने का जरूरत है, बदलाव लाने का जरूरत है। वी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व सच ब्लैक बॉक्स मॉडल्स। देखो बेसिक एग्जांपल जीएसटी दिया है क्या, देखो गवर्नमेंट मेक सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, इन टैक्स और एचआर पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल वी ब्रॉट जीएसटी, we have changes in companies act, we have made changes in labor laws, MSME laws। तो ये ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे प्रैक्टिकली एक एवोल्यूशन है। ये इनडायरेक्टली ब्लैक बॉक्स मॉडल का एग्जांपल है कि कैसे धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती है एंड फाइनली जाकर के सारे प्रॉब्लम्स को, सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। ये डेविड ईस्टन ने बोला था एंड यस दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट वर्क्स द सेम वे अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑल इकोनॉमीज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सेम चीज मैं आपको बोली भी थी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके परफेक्ट सोल्यूशन होगा जरूरी नहीं है, उस प्रॉब्लम के अराउंड भी और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपको धीरे 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 समझ में आएंगे। दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बात समझ में आया? अच्छा एक चीज और, एक बच्चे का डाउट है सर ये पॉलिसी इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटा मॉनिटर करना, एग्जामिन करना कि भैया जो तुम्हारा प्रॉब्लम था, क्या तुम्हारा जो नया जीएसटी रेजिम आया है या जो भी नया तुम्हारा पॉलिसी आया है, क्या उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या इस पॉलिसी ने कुछ नए प्रॉब्लम्स को जनरेट कर दिया है। ये इवैल्यूएट करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो तुम्हारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ इस पब्लिक पॉलिसी से, या आपको इवैल्यूएशन फंक्शन में देखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में यही नहीं होता है, इवैल्यूएशन ही नहीं होता है। हम यहां तक आते हैं, इसके आगे जाते ही नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए आपको लिबरल तरीके से हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए। और हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट बीइंग वेरी नेगेटिव, बट व्हेन इट कम्स टू लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स काफी कम होते हैं यार। वहां पे लोग ना बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते चीजों को। मेरे को लगता है इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक रैशनल तरीके से चीजों को सोचें, एक दूसरे की बात को सुने एंड देन धीरे धीरे उसके बारे में सोल्यूशन लेकर के आए, रादर देन लुकिंग एट द सोल्यूशन दे जस्ट कीप बुचरिंग ईच अदर। तुमने ये गलत किया, मैंने गलत किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने 60 साल ऐसा किया, तूने 6 साल ऐसा किया। दैट्स व्हाट दे कीप डूइंग। दे नीड अ मोर रैशनल अप्रोच एंड आई टेल यू व्हाट, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इफ यू आर गोइंग टू हैव अनफॉर्चुनेटली corrupt minds at the top. Till the time that doesn't change, nothing will change, and hopefully that will change. Let's be positive about that. I hope you get that. ठीक है? Now, what are public policies? उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा, देखो नंबर 1 जनरल चीजें, दे आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली पॉलिसी टाइम पास के लिए थोड़ी बनाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर ही पॉलिसी बनाने वाले हो। पॉलिसी क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स। मुझे बताओ, हमारे ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस इतने बढ़ गए थे, इसलिए ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड हमारा रिफॉर्म आया कि उन्होंने फाइन्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया। डू यू गेट माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉनिक फाइन्स को करेक्ट करने का प्रोसेस चालू कर दिया टू रिड्यूस द करप्शन। सो सर, हर पब्लिक पॉलिसी ऑब्वियसली कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होता है। हाँ, पब्लिक पॉलिसी आप बोल सकते हो वो रिप्रेजेंट करता है आउटकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कलेक्टिव एक्शन? देखो ये ना एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए पॉलिसी नहीं बनता है। अक्रॉस द कंट्री अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें समझ करके कलेक्टिवली उनका एक सिंगल सोल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाने का ट्राई किया था। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज द आउटकम ऑफ कलेक्टिव गवर्नमेंट एक्शन। ये किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्रेडिट भी ना सिर्फ एक ही इंसान को देते हैं और डेबिट भी एक ही इंसान को देते हैं। मतलब नेगेटिव भी हम एक ही बारे में बोलते हैं और पॉजिटिव हम एक ही बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। इट्स द पीपल अराउंड दैट पार्ट who do good or wrong. So we should talk about the people, not about a person. But fortunately or unfortunately, हमारे country में it's more of person marketing. You know what I mean? Next, public policy is what actually government decides or chooses to do. Obviously, that's the basic outcome. जो decision होता है, जो law बनाया जाता है, जो rules बनाए जाते हैं, वो public policy कहलाता है। एक last चीज
जो मेरे को फॉर्चुनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लगता, मेरे हिसाब से वो जोक है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। देखो पब्लिक पॉलिसी इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज पॉजिटिव, इन द सेंस दैट इट डिपिक्ट्स दैट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचता है, सोचना ही चाहिए, वही गवर्नमेंट का काम है। तो मतलब मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव नहीं है, दैट्स द मेन जॉब। पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या, पब्लिक एट लार्ज, तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट एग्जिस्ट। डू यू गेट माय पॉइंट? सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ पॉइंट इज यूजलेस, बीकॉम कैटेगरी। पॉइंट 1 to 3 आई डू स्टिल बिलीव दैट यस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेंड 2 minutes, हमने पब्लिक पॉलिसी का मतलब समझा, हमने डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स मॉडल समझा, हमने जीएसटी का एग्जांपल देखा और हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा। 2 मिनट स्पेंड करके कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस पढ़िए, आपको आना चाहिए। अरे पढ़ा क्या भाई? बाजू में तुमने अगर आईपीएल लगा के रखा ना और तुम मेरे को सुन रहे हो, मैं मार डालेगा तुमको, बता रहा, मजाक नहीं कर रहा, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ में। रहेगा तुम में से कोई एक हाथ में, 100% बोलता हूं, मेरे को मालूम है, स्कोर देख रहा है बाजू में साइड में। यूजलेस फेलोज, जानता हूं मैं तुमको। मैं तुमको लास्ट में 5 मिनट भाषण देने वाला आज, आखिरी के अंदर लास्ट 5 minutes और 10 minutes आई एम गोइंग टू गिव यू भाषण टुडे। आई डोंट गिव इट नॉर्मली बट आई विल गिव यू लेक्चर टुडे आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर पॉइंट नंबर 2 वापस समझा दो, बिल्कुल समझा देता हूं। देखो ये बोलता है जब पब्लिक जीएसटी बना, मुझे बताओ जीएसटी को बनाया क्या? एक इंसान ने बोला आज नया लॉ बनाने का बना देते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दिस। अक्रॉस इंडिया स्टेट्स के अंदर जो लॉज में डिफरेंसेस थे, अलग अलग इनडायरेक्ट लॉज जो एग्जिस्ट करते, तुमको पढ़ाया जाएगा, आईडीटी करके एक सब्जेक्ट आएगा तुमको, फिर जीएसटी उसको बोलते हैं आजकल। उसमें सर्विस टैक्स पढ़ाते थे पहले मेरे टाइम पे, वैट पढ़ाते थे, कस्टम्स पढ़ाते थे, अलग अलग कैटेगरीज। इन सब की वजह से बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी, there were problems between interstate trade. Forget about inter-country, I'm talking about interstate trades. And they realized there was a double taxation also on certain transactions. ये प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली पूरा कंट्री फेस कर रहा था। डू यू गेट माय पॉइंट? देन दे रियलाइज हाउ डू वी सॉल्व दिस। सो गवर्नमेंट इज नॉट लाइक कि एक डिपार्टमेंट ने सोचा आज जीएसटी लाके खत्म कर देते हैं। सो इट्स बेसिकली कलेक्टिव एक्शन ऑफ सो मेनी पीपल अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हु सेंस दिस प्रॉब्लम, who realize that we need to create a solution, and their solution is also designed in such a way that it should solve the problem for everyone. That is called as collective action by the government when they come up with a public policy. इसको बोलते हैं आउटकम है सर। ये जो पब्लिक पॉलिसी बनेगा ना, ये कंक्लूजन है किसका? गवर्नमेंट के कलेक्टिव एक्शन का। समझा क्या? अरे समझा क्या भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी के बारे में जनरल डिस्कशन खत्म हो चुका है पूरा। आप मीनिंग ऑफ पॉलिसी पढ़ लेना एक बार। एलपीजी का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्लियरली बोलता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो गोल ओरिएंटेड, आउटकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्शन, ये सब एमसीक्यू में ऑप्शंस बन के आएंगे तुम्हारे पास में। बी केयरफुल, यू शुड नो दी स्टेप्स इन पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। ये स्टेप्स के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, आपको आना चाहिए। देन कम टू नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इन्होंने 3 अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन्होंने बोला पब्लिक पॉलिसी के भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है, पहला वाला बोला है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। सर पॉलिसी ऐसा हो सकता है जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ एक्टिविटी के अंदर एंटर होने से, दैट कैन बी कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। लाइक फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं आपको व्हेन यू इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है?
इनडायरेक्टली एक रेस्ट्रिक्शन में लगा रहा है। अगर तू इंपोर्ट करेगा तेरे को एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना पड़ेगा। यू गेट माय पॉइंट? कैन आई से वो डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको इंपोर्ट करने से, दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। जबकि तुम एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे आपको सपोर्ट करेगा। कैन आई से वो आपको हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली क्लासिक एग्जांपल है, देखो अगर आप कर्टेल करते हो मतलब रिड्यूस करते हो ऑल बेनिफिट्स for some particular issue. For example, custom duties may be imposed to protect Indian products. हम चाहते हैं आप इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें कंज्यूम करो, बाहर से इंपोर्ट करके कंज्यूम कम करो, इसलिए हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करें। दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। दूसरा होता है रेगुलेटरी पॉलिसी। हम आपको ना कोई चीज से रोक नहीं रहे, पर रेगुलेट का मतलब क्या? कंट्रोल करना। आप कुछ गलत तो ना करो, ये इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो चैप्टर नंबर 5 में आने वाले हैं। आरबीआई हो गया रिगार्डिंग बैंक्स, सेबी हो गया, आईआरडीएआई हो गया, कंपटीशन कमीशन हो गया। मतलब ये क्या है? ये अलग अलग रेगुलेटर्स हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं कि आप उन इंडस्ट्रीज में कुछ इल प्रैक्टिसेस या गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे हैं। दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड the people or the organizations who are designed to follow these policies, they are called as regulators. देखो, they regulate means controls the activities of a particular sector. Example can be, classic examples can be RBI, CB, IRDAI जो हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, सपोर्ट करना। अगर आप मुझे पूछोगे एग्जिम बैंक जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया हमारा, ये सब क्या है? सिडबी हो गया, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड्स करने में बढ़ावा दे रहे हैं आपको आगे। तो यू नो ये ऐसे पॉलिसीज है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज कैन बी कॉल्ड एज फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग मतलब विच आर हेल्पिंग यू, विच आर सपोर्टिंग यू। सी दैट who facilitates an activity, that means they support an activity. Another example can be National Skill Development Corporations. ये हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन बना रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है एट अ स्मॉलर लेवल। तो यू नो दैट्स नथिंग बट दीज आर डिफरेंट पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। अकॉर्डिंग टू मी रेगुलेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर आपके लिए एक चैप्टर बना के दिया, चैप्टर नंबर 5 जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 मिनट स्पेंड करो, रीड द डेफिनेशंस ऑफ ऑल 3। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 4 में ना सिर्फ डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। डन। और फिर उन्होंने कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या चॉइसेस किए थे उसके ऊपर हिस्ट्री लिखा हुआ है, जो टाइम मिले तो पढ़ लेना। जो का वो बेसिकली इंडिया के पास 3 ऑप्शन थे, समझ रहे हो? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। डू यू गेट माय पॉइंट? दे बिलीव हमको दोनों का मिक्सचर चाहिए। इंडियंस हमेशा जैसे थे, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम एक चीज से खुश नहीं रह सकते, इसलिए हमने बोला मिक्स्ड अप्रोच ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा, हम हमारा अलग अप्रोच बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज व्हाट वी पिक्ड। ठीक है, तो सर इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस शुरू हुआ ऑब्वियसली विद एलपीजी इन 1990s। तब हमने एफडीआई को ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट करने के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया। दैट इज व्हेन वी हैड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड आई टोल्ड यू, मैं तुमको पहले एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस समझा देता हूं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। विल डिस्कस दिस पार्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई फर्स्ट वंस अगेन। What is FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब बेसिकली एक इंडियन कंपनी के अंदर बाहर से पैसा डायरेक्टली आ रहा है। सो द मनी इज गोइंग टू कम टू द इंडियन कंपनी डायरेक्टली टू लेट्स से टू एक्सपैंड, टू रन देयर बिजनेस। दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लाइक क्लासिक एग्जांपल्स जो रिलायंस जियो के अंदर
बाहर के बहुत सारे कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, रिलायंस रिटेल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो एफडीआई में क्या होता है, पैसा ना कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर रहे वो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, दे आर बाइंग इक्विटी ओनली, दे बाइंग शेयर्स ओनली, बट दे बाइंग शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, नॉट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली दे आर गिविंग मनी डायरेक्टली टू द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज ये जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, ये इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नहीं आएगा। तो एफडीआई का जो पैसा इंडिया कंपनी के अंदर जो आने वाला है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहता है। एफआईआई ऑन द अदर एंड इज बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बाहर के कुछ इन्वेस्टर्स जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक है रिलायंस के अंदर इन टर्म्स ऑफ जियो, इन टर्म्स ऑफ रिटेल, बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? नाउ द मनी इज गोइंग टू द कंपनी डायरेक्टली। द सेकंड इज देयर आर लॉट ऑफ अदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन यूएस और इन यूरोप हु आर बाइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। Now they are not paying money directly to Reliance, they are buying the existing shares which are getting exchanged on the Indian stock market. That kind of investment is called as foreign institutional investor, that is called as FII. FDI में पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास में आता है, FII पैसा जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। नॉर्मली जब कुछ पावरफुल इन्वेस्टर्स को लगता है इंडिया के बाहर दैट यस इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कैन बी 6 months और 1 year और 2 year और 5 year ऑल्सो, वेयर दे बिलीव पैसा इन्वेस्ट करो, वो पैसा मल्टीप्लाई होगा, अच्छा रिटर्न देगा और आप शेयर्स बेच के बाहर निकल जाओगे। दैट इज कॉल्ड एज एफआईआई, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरा वर्ड भी उसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। एफआईआई इज अ जनरल वर्ड, इट्स बेसिकली कैटेगरी ऑफ पीपल, डू यू गेट माय पॉइंट? एंड व्हेन दे इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्टॉक्स। समझ रहे हो मेरा बात? रिलायंस परचेस किया, एचडीएफसी बैंक परचेस किया, फिर टीसीएस परचेस किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर एक एक स्टॉक को पिक कर लिया, दैट बिकम्स अ पोर्टफोलियो। तो बेसिकली एक तो पूरा मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो तो उसको आप एफपीआई बोल सकते हो, या इन जनरल जो कैटेगरी ऑफ बाहर के इन्वेस्टर्स है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एफआईआई कहलाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एफआईआई क्या होता है? एफडीआई के अंदर पैसा डायरेक्टली कंपनी के अंदर आ रहा है जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, दैट इज मोर बेनिफिशियल फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट, फ्रॉम अ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सो एज ए इंडियन इकोनॉमी हम चाहेंगे एफडीआई में पैसा बढ़े एफआईआई के कंपैरिजन में। एफआईआई के लिए भी पैसा आना चाहिए बट एफडीआई इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज दैट स्टेज फॉर लॉन्ग टर्म। डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एफडीआई एंड एफआईआई। अभिषेक सर ने तुमको एग्जांपल दिया है कि मैरिज एंड अफेयर का, उन्होंने पक्का बोला होगा एफडीआई मैरिज और एफआईआई अफेयर, ऐसा बोला क्या सर ने? ठीक है, अभी अब मैं नहीं बोलूंगा, वो अभिषेक सर ने बोला तो ठीक है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है उनका बट ठीक है, दैट्स नॉट द वे आई विल मतलब एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मी। एनीवेज, कैन वी प्रोसीड? आगे बढ़े क्या? अब ना एफडीआई के अंदर अगर आप मुझे बोलोगे भी 2 रूट होते हैं, एक कहलाता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा कहलाता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। एफआईआई को तो भूल जाओ, अभी एफआईआई को भूल जाओ, अब मैं एफडीआई के बारे में बात करें बेटा, ये सब ना आगे तुमको फाइनल लेवल में बढ़ाया जाएगा 100%। मैं सिर्फ एक तुमको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है? अब एफडीआई के अंदर भी जब डायरेक्टली पैसा आ रहा है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक कहलाता है ऑटोमेटिक रूट। तो सर एफडीआई के अंदर भी ना बहुत सारे लॉज बनाए, रूल्स बनाए कि किस किस इंडस्ट्री में बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के बाहर वाले को 100% तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ नहीं किया 100% पूरा का पूरा, तो कुछ सेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? सो कहने से ऑटोमेटिक रूट तब रेलेवेंट है जब आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली इंडियन कंपनी और बाहर का इन्वेस्टर बात कर सकता है बिकॉज गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज के अंदर बाहर का पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है। दैट इज व्हेन वी से इट्स अ ऑटोमेटिक रूट, नो एडिशनल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर
आप पहले हमसे अप्रूवल लीजिए। तो बेसिकली कंपनी एंड फॉरेन इन्वेस्टर का जो टॉक्स रहेगा, उनके जो टर्म्स रहेंगे, उनको पहले गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अगर लगता है इससे कोई भी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, हमारे कॉम्पिटिशन का एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं होगा, हमको ठीक लग रहा है ये, तो ही वो अप्रूव करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, वेयर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फर्स्ट एंड आफ्टर द अप्रूवल द फाइनल इन्वेस्टमेंट कम्स इन अ इंडियन कंपनी। डू यू गेट माय पॉइंट? इस तरीके का डिफरेंस है। एक कहलाता है ऑटोमेटिक रूट जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरा कहलाता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा तब जाके फाइनल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। अच्छा, अभी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पे उन्होंने एफडीआई को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, बिकॉज उनको लगता है यहां इस इंडस्ट्री में अगर एफडीआई को अलाउ किया तो या तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स पूरे खराब हो जाएंगे, या हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस को सपोर्ट, जैसे टबैको बैको रिलेटेड है, हमारा गवर्नमेंट चाहता ही नहीं इसको सपोर्ट करना, तो उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। सो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे गवर्नमेंट ने एफडीआई को बैन करके रखा है, अलाउ ही नहीं किया है। तो कम टू दिस पेज नंबर, एफडीआई वाला पार्ट पढ़ते, लास्ट के अंदर एफडीआई और एफआई दोनों है। जरा काम करो फटाफट से, पहले एफडीआई का मतलब क्या पहले पढ़ो। देखो, एफडीआई कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज, मतलब डायरेक्टली कंपनी में आ रहा है। इन अ नेशन, मतलब लेट्स से हमारे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर एक कंपनी है, उसके अंदर पैसा आ रहा है, कहां से? बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन बाय कैप्चरिंग ए मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप इन अ कंपनी इन द टारगेट। तो बेसिकली लेट्स से फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन रिलायंस जियो, दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई। ठीक है, एफडीआई पूरा 100% ओपन नहीं किया है, कुछ इंडस्ट्रीज में 100% अलाउड है, कुछ सेक्टर्स में 26%, कहीं 49, 51। ये बहुत डिटेल में देखो जाने वाला बात हो गया, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, इसके ऊपर अलग डिबेट्स है पूरे के पूरे। लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है पहली बात तो, और आज हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्योरली कॉन्सेप्ट समझने का ऑब्जेक्टिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यस, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री इनके ऊपर बहुत डिबेट्स हुए हैं, जैसे रिटेल सेक्टर के अंदर तो बहुत लड़ाई हुई है। ठीक है, अब एफडीआई को कहीं कहीं उन्होंने प्रोहिबिट करके रखा। देखो, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड अंडर बोथ गवर्नमेंट रूट एज वेल एज ऑटोमेटिक रूट फॉर सर्टेन सेक्टर्स। एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस हम प्रमोट नहीं करना चाहते, गैम्बलिंग बेटिंग हम प्रमोट करना नहीं चाहते, चिट फंड, रीड अबाउट अपना अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर बैड बॉय बिलियनियर्स करके एक टीवी सीरीज आया है, वेयर दे टॉक्ड अबाउट सुब्रतो रॉय एंड ऑल। तो सुब्रतो रॉय ने चिट फंड स्टार्ट किया था बेसिकली। ठीक है, उस बिजनेस को सपोर्ट नहीं करना चाहते हम आसानी से। निधि कंपनीज इज अनदर कैटेगरी ऑफ चिट फंड जहां पर ऑफिशियल कंपनी बनती है, पर उस कंपनी में हम चाहते ही नहीं बाहर से पैसा आए। इट्स मोर लाइक यू नो योर बीसीए कंपनीज जो होती है ना, वो निधि कंपनीज कहलाते हैं। फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टीडीआर्स में अलाउ नहीं किया है। फिर टोबैको बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो बिल्कुल लॉजिकल है, कुछ कुछ इंडस्ट्री जहां उनको लगता है आसानी से अलाउ नहीं करना चाहिए, उन्होंने वहां रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, पूरा प्रोहिबिशन लगा दिया कि इन सेक्टर्स में आप पैसा लाने ही मत दो बाहर से, बिकॉज बाहर से जब पैसा आएगा वो पूरा एक्सप्लॉइट कर देगा उन इंडस्ट्रीज को। अभी एफआईआई क्या होता है? देखो, एफआईआईज आर दोज फॉरेन ग्रुप्स जिनके पास सब्सटैंशियल इन्वेस्टेबल फंड्स है। ठीक है, ये बाहर रजिस्टर्ड होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम। ये लोग क्या करते हैं? दे इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट। हेज फंड्स वगैरह जाने दो, तुमको समझ में नहीं आएगा, वो सब तुमको फाइनल में पढ़ाने वाले हम डायरेक्टली, डोंट वरी अबाउट दिस। फॉर नाउ अज्यूम करो इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा आता है बाहर के इन्वेस्टर से, दैट इज कॉल्ड एज एफआईआई और एफपीआई। डू यू गेट माय पॉइंट? तो देखो, ये लोग ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही उनका अच्छा लेवल पहुंच गया, उनको लगता है विंड उनके अगेंस्ट जाने वाली है, मतलब नेगेटिव फॉल आने वाला मार्केट से, अंदर वो बाहर में निकल जाते हैं। एफआईआईज काफी स्ट्रांग है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, रादर वो काफी टाइम तक डिटरमाइन भी करते हैं कि हम बुलिश रहेंगे या बेरिश रहेंगे इन आवर स्टॉक मार्केट। विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल लेटर ऑन। ये डिफरेंट डिफरेंट फंड्स है जिनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई। आई वुड रिक्वेस्ट यू स्पेंड 2 मिनट्स, रीड द डिफरेंस वंस अगेन, फिर हम जाएंगे कुछ और टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में।
यस, एफआईआई लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। देखो बेटा, नॉर्मली एफआईआई ना एक इंडिविजुअल इंसान नहीं होता है, द टर्मिनोलॉजी इज फॉर इंस्टीट्यूशन, डू यू गेट माय पॉइंट, दैट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जैसे इंडिविजुअल अगर आप बात करोगे तो एनआरआईज बोल देंगे उनको हम, समझ रहे हो मेरा बात। सो देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज व्हाट वी हैव, बट यस नॉर्मली एफआईआई इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे आओ, लेट्स रीड अबाउट प्राइवेटाइजेशन। 1991 के अंदर प्राइवेटाइजेशन क्यों चाहिए था? क्योंकि यार सिंपल है, जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज थे दे वर लॉस मेकिंग कंपनीज, बहुत इनएफिशिएंट थे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म हो जाए, एंड गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो करेगा क्या? हाउ विल द ग्रोथ विल कम? सो बेसिकली सिंपल दो रीजन, हम चाहते थे फिस्कल क्रंच को खत्म किया जाए, मतलब फाइनेंशियल जो क्रंच था, प्रॉब्लम जो था उसे खत्म किया जाए, रेवेन्यू को बढ़ाया जाए एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे हमारे गवर्नमेंट के डाइवेस्टेड एंटिटीज का। इसीलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया। प्राइवेटाइजेशन के लिए एग्जिस्टिंग प्राइवेट एंटिटीज एज वेल एज एफडीआईज दोनों को अलाउ किया गया। तो सर 4 तरीके से प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स। इसमें अगर आप मुझे पूछोगे, डिसइन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट दोनों सेम वर्ड होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हाँ, डेलीगेशन अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? आपका लेट्स से पूरा कंट्रोल है, धीरे धीरे मैं चाहता हूं वो कंट्रोल ना कम होता है या रिड्यूस होता है या धीरे धीरे, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं डिस्प्लेस होऊंगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। सो बेसिकली लेट्स से किसी एक सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट के पास 100% पूरा का पूरा ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल है, वो धीरे धीरे लेट्स से एयरलाइन इंडस्ट्री अगर मुझे पूछोगे, पहले सिर्फ इंडियन एयरलाइंस था, डू यू गेट माय पॉइंट? टाटा से उन्होंने एक्वायर करने के बाद प्योरली सिर्फ पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, फिर उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट एंटिटीज को अलाउ किया एंड स्लोली स्लोली आप रियलाइज करोगे एयर इंडिया का जो शेयर है वो बहुत कम हो गया, खत्म हो गया एंड प्राइवेट एंटिटीज का शेयर बढ़ गया। डू यू गेट माय पॉइंट? क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टेलीकॉम सेक्टर हो गया, मतलब बीएसएनएल का ही पूरा प्रेजेंस था या पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज को अलाउ किया और उनका शेयर डिस्प्लेस होना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रादर देन अलाउइंग प्राइवेट एंटिटीज डायरेक्टली पूरा धीरे धीरे अपने शेयर को रिड्यूस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मली जो गवर्नमेंट है अपना स्टेक नहीं बेचता है, वो बाहर की प्राइवेट एंटिटी को अलाउ कर लेता है और उसका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब एक कोई जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ही चाहता है, बस उसको रन करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए वो चाहते हैं प्राइवेट एंटिटी आ जाए, बस उसको रन अच्छे से कर ले। डू यू गेट माय पॉइंट? और रन करने के लिए इट्स लाइक अ फ्रेंचाइजी मॉडल, जहां पे वो लोग ऑपरेशंस को देख रहे हैं पर जो ओनरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के पास में रहेगा, वो कहलाएगा डेलीगेशन। देखो, गवर्नमेंट विल कीप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटिटी विल ओनली पार्शियली और फुल्ली हैंडल द ऑपरेशंस पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। डेलीगेशन इतना अच्छे से काम नहीं करता है, ये सिर्फ डेलीगेशन ना आपके कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे आता है जहां पर ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा गवर्नमेंट के पास में रहता है, बट फॉर द टाइमिंग कंस्ट्रक्शन का, ऑपरेशंस का, रन करने का जो पावर है प्राइवेट एंटिटीज को टेंडर्स दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। डू यू गेट माय पॉइंट? ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स के लिए होता है, डैम्स के लिए होता है, हाईवेज के लिए होता है, जहां पर डेलीगेट कर दिया है काम तुम कर लो, ओवरऑल ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। सो आई होप डेलीगेशन, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है आपको पूरा का पूरा। यार तुम जब ऐसा लिखते हो ना सर ये रिपीट करो, मुझे समझ में नहीं आता है, इतना सिंपल चीज है। डेलीगेशन का एग्जांपल तुमको मैंने भी दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड ऑल। गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करने के बजाय क्या बोलता है? पैसा मेरा रहेगा अल्टीमेटली। डू यू गेट माय पॉइंट? अभी इसमें भी ना बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे ऐसा भी होता है कि भाई गवर्नमेंट ने एक कंपनी जीवी के उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर, 50-60% पैसा भी तू इन्वेस्ट कर। डू यू गेट माय पॉइंट? पैसा इन्वेस्ट कर, 10 साल तक एयरपोर्ट को तू रन कर, उस 10 साल से जो तेरे को रेवेन्यू में मिलेगा, चार्जेस जो मिलेगा वो तू कलेक्ट कर, 10 साल के बाद में ओनरशिप पूरा सरेंडर कर दे गवर्नमेंट को। तो बेसिकली ओवरऑल ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास में रहेगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके कुछ साल रन करने का पावर जो है उन्होंने प्राइवेट एंटिटी को दे दिया, उसको डेलीगेशन बोल सकते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है एयरपोर्ट्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। डू यू गेट माय पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक पूरी इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री पूरा गवर्नमेंट के पास था, अब हम चाहते हैं हम यहां से धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें,
लेट अलाउ प्राइवेट एंटिटी, वो अपने आप आके मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन करना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहां हम प्राइवेट एंटिटी को उस इंडस्ट्री में अलाउ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, आई टेल यू ऑनेस्टली, दोनों सेम ही चीज होती है। इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन भी एक बड़ा एक छोटा लिख दिया, मतलब सेम है पूरा का पूरा। जब गवर्नमेंट अपना किसी एक एंटिटी से स्टेक्स को बेच करके प्राइवेट एंटिटी को उस एंटिटी में स्टेक परचेस करना अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल LIC, BPCL, ये सब के सब पूरे 100% गवर्नमेंट ओन थे। धीरे धीरे इनके अंदर से IPO के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू स्टेक्स को बेचा जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट चाहता है अपना स्टेक को बेच करके पैसा रेस करे, उस पैसे का इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए करेगा, अपना ओनरशिप धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। टेक्निकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एग्जाम के अंदर सिंपल घटिया तरीका है, छोटा डेफिनेशन है डिसइन्वेस्टमेंट, बड़ा डेफिनेशन लिखा डाइवेस्टमेंट, कोई और तरीका नहीं है मेरे पास पढ़ाने का। डू यू गेट दैट? फटाफट से चारों पॉइंट को पढ़ लो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है चारों। सुनते नहीं हो, अभी एग्जाम्पल दिया यार, गवर्नमेंट और जीवीके कंपनी जो एयरपोर्ट्स बनाता है, PPP का एग्जाम्पल दिया ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेटा। LNT के और इंडियन गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस। दिलीप बिल्डकॉन हाईवेज बनाता है, वो भी PPP है। तुम यार या तो फोकस नहीं कर रहे, मेरे को ऐसा लगता है, मैं रिपीट नहीं करेगा अभी ये घटिया चीजें, इतनी सिंपल चीजें यार, मतलब तो इस चैप्टर से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। LPG का डेफिनेशन हो गया, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होता है, रेगुलेटरी पॉलिसी क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात? प्राइवेटाइजेशन के अंदर डेलीगेशन क्या है, डाइवेस्टमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। FDI क्या है, FII क्या है, प्लीज ढंग से पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो मेरा बात? नंबर 1। नंबर 2, डेविड ईस्टन ने क्या बोला, गैब्रियल एल्मंड ने क्या बोला, इन 3-4 लोगों के नाम लिखे हुए, नाम लिख लो उनके एक नोटबुक के अंदर, उन्होंने क्या बोला वो लिख लो। आखिरी दिन एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जाना, गलती से आ गया तो निकल लिख देने का। डू यू गेट माय पॉइंट? ये दो चीजें इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चैप्टर बहुत सिंपल है। अब गैब्रियल एल्मंड ने क्या बोला था पॉलिसी के बारे में? गैब्रियल एल्मंड ने क्या बोला, बेसिकली जो पॉलिसी बनती है ना, मैंने एक्सप्लेन किया है तुमको, पॉलिसी ना ऐसा नहीं है एक सिंगल एक इंसान ने सोचा एक नया रूल बनाते हैं पॉलिसी बन जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दिस। इट्स अ इंटरैक्शन बिटवीन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट यू गेट अक्रॉस द कंट्री। मतलब सर ये बोलता है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, गवर्नमेंट रेगुलरली अलग अलग सेक्टर से प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहता है, उस प्रॉब्लम्स की वजह से क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे लोगों पे, वो समझते रहता है, उन्हें आइडेंटिफाई करते रहता है, फिर प्रायोरिटी बनाता है किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना चाहिए, किसको निग्लेक्ट कर सकते हो। डू यू गेट माय पॉइंट? कभी कभी गवर्नमेंट गलती भी करता है इसके अंदर। डू यू गेट माय पॉइंट? फोकस प्रायोरिटाइजेशन कैन गो रॉन्ग, बट अल्टीमेटली वो गैब्रियल एल्मंड ने ठीक बोला है, इट्स अ कंटिन्यूस इंटरैक्शन वेयर दे कीप फाइंडिंग लॉट ऑफ इनपुट्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे कीप एनालाइजिंग दैट एंड दे कीप रियलाइजिंग किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या नया पॉलिसी अभी बनाना जरूरी है। वो पॉलिसी जो है वो तुम्हारे लिए आउटपुट कहलाता है, वो जो इंफॉर्मेशन मिला तुम्हें रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स वो तुम्हारे लिए इनपुट कहलाता है। तो इनपुट इज द प्रॉब्लम्स व्हाट यू आइडेंटिफाई ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ऑन दैट बेसिस व्हेन यू मेक अ पॉलिसी दैट इज योर आउटपुट, जो पॉलिसी बन के बाहर आता है। यही गैब्रियल एल्मंड ने बोला है। जब टाइम मिले तो डेफिनेशन पढ़ लेना। लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5। Are you there?
चैप्टर 5 सबसे सिंपल, सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात होगा ना, वो हम रियल लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस सुनते हैं यार। वी लिसन अबाउट आरबीआई, वी नो अबाउट सेबी। चलो आईआरडीएआई जो है आपने काफी कम सुना होगा, बट वो भी अगर आप एड्स ढंग से सुनते हो इंश्योरेंस के, तो लास्ट में हमेशा बोलता होगा आईआरडीएआई रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल। सो यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी। इसका जो रेलेवेंस है तुमको सही में फाइनल तक आते आते बहुत समझ में आएगा, बिकॉज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट पढ़ाया जाएगा, सेबी के सारे रूल्स पढ़ाए जाएंगे आपको धीरे धीरे। ये सब कुछ ना आपको सिलेबस में आने ही वाला डिटेल के अंदर, ठीक है। अभी के लिए व्हाट इज चैप्टर 5? ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस। अब देखो इन्होंने ना ऑर्गेनाइजेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, दूसरा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ये जो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, ये सारे के सारे एक्चुअली मेरे लिए रेगुलेटर्स हैं। क्या है? रेगुलेटर्स, जिनका काम फंड्स देना नहीं है बिजनेस को, इनका काम है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना कुछ इंडस्ट्रीज को। दैट इज कॉल्ड एज नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। फंडिंग इंस्टीट्यूशन नाबार्ड। अब नाबार्ड डायरेक्टली एक रूरल एरिया में पैसा नहीं देता है। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जो होते हैं, उनको पैसा देता है, उनको रीफाइनेंस करता है, वहां से पैसा हमारे रूरल सेक्टर के अंदर जाता है। यहां पे कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, फार्मिंग वाला इंडस्ट्री जो हो गया, वो सब कुछ नाबार्ड के थ्रू आता है। ये फंडिंग करने का काम करता है एक्चुअली में। नाबार्ड के बारे में बहुत कम डिटेल दिया है, ठीक है। आरबीआई सेबी के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस, देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज। देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब जो बिजनेस को कंडक्ट करने में, रन करने में आपको हेल्प करता है। एक वर्ड देखो, फ्रेट फॉरवर्डर, मतलब ये वो एंटिटीज है आपके लिए, डीटीडीसी वगैरह हो, जो डीटीडीसी हो गई, गति की कंपनी हो गई, ये सब आपके लिए फ्रेट फॉरवर्डर कहलाते हैं, जो आपको गुड्स को कंपनी के अंदर और फाइनल प्रोडक्ट को कंपनी के बाहर ले जाने में आपको हेल्प करते हैं। लॉजिस्टिक कंपनीज आर कॉल्ड एज फ्रेट फॉरवर्डर्स। बिजनेस इनक्यूबेटर्स, ये वो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आपके बिजनेस आइडियाज को पिच करके आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाने में हेल्प करते हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इनक्यूबेटर। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मतलब सर ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या ऐसे कंसल्टिंग फर्म्स हो गए जो आपको पैसा कहां से रेस करना है, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, वो सब बता। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट। एंड लास्ट इज मर्चेंडाइजर, ये आपके सप्लायर्स हो गए जो आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में फुलफिल कर पाते हो। डू यू गेट माय पॉइंट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। द फर्स्ट वन इज RBI. Now we all know RBI, can I say, is a regulator for entire banking industry. तो RBI के मेन फंक्शन क्या है? Can I say ये एपेक्स, मतलब टॉप मोस्ट अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग इंडस्ट्री। RBI हमारे गवर्नमेंट का बैंकर भी है टेक्निकली, एंड गवर्नमेंट को बहुत बड़ा डिविडेंड देता है, इंटरिम डिविडेंड, अदर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, जिस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट करता है अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए। देखो, नंबर 1 इश्यूअर ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो हमारा फॉरेन करेंसी है उसका कस्टडियन भी RBI होता है। फिर बैंकर्स का बैंक, बाकी सारे बैंक को भी अगर पैसा चाहिए वो भी RBI से मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टडी RBI के पास रहता है, ठीक है। फिर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हमारे RBI का मॉनेटरी पॉलिसी आता है, तो दैट इज व्हाई कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आल्सो, मतलब क्रेडिट कितना आसानी से मिलेगा आपको कंट्री में, वो RBI के मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू डिटरमाइन होता है। मैंने बहुत पढ़ा है आपको RBI के बारे में। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, मतलब हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, वो सब आपके RBI के वेबसाइट में मिल जाते हैं। प्रमोशनल फंक्शन, मतलब RBI पहले खुद ये जो IDBI, सिडबी, नाबार्ड, ये सारा काम RBI खुद करता था। अब उन्होंने एग्जिम बैंक अलग बना दिया, नाबार्ड अलग बना दिया, तो जो फंडिंग वाला काम था वो RBI से सेग्रीगेट कर दिया। इसलिए RBI को नॉन फंडिंग बोलते हैं, बिकॉज पहले RBI फंडिंग का काम करता था, अब उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग दूसरे इंस्टीट्यूशंस के नाम पे डाल दिया है। नाबार्ड एक है, सिडबी अलग है, ये सब आपके सिलेबस से निकाल दिया, सिर्फ नाबार्ड को रखा है, ठीक है। नाउ ओवरऑल करेंसी के लिए पॉलिसी बनाना, क्रेडिट पॉलिसी बनाना, ये सब काम RBI का होता है। आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट इज, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है, सब पढ़ाया था मैंने आपको, याद है क्या आपको? देखो, रेपो रेट मतलब द रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम RBI, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग रहेगा तो क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। एंड जब एक बैंक अपना पैसा RBI के पास रखता है, जब उनके पास में एक्सेस फंड पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, अभी कोई जरूरत नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक डेफिनेशन अगर आया तो भी काफी है। लेट्स गो टू सेबी। सेबी अगर आप मुझे पूछोगे सबसे इंटरेस्टिंग है। दे आर द रेगुलेटर फॉर इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, फॉर द कंपनीज जिनका स्टॉक्स लिस्टेड है,
एंड जो इंटरमीडिएरीज जो ये ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब हमारे जो ब्रोकर्स हो गए, उनको भी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सबके लिए भी सेबी एक रेगुलेटर। तो सेबी सर किस किस के लिए एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले तो एक काम करो, सेबी किस किस के लिए एग्जिस्ट करता है? देखो, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स एंड द मार्केट इंटरमीडिएट्स, तीनों के लिए एग्जिस्ट करता है, ये पता होना चाहिए। फिर सर सेबी तो 1992 के अंदर आया, उसके पहले वी हैड सीसीआई, दैट इज कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। वो एक अथॉरिटी था जो सर एक्चुअली कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता था सेबी से पहले। बट 1992 के बाद में सेबी सब कुछ है। सेबी के पास में टॉप लेवल पे एक चेयरमैन रहेगा, 2 मेंबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से आते हैं, देन वी हैव 1 नॉमिनेशन फ्रॉम आरबीआई, सो 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 2 members from Ministry of Central Government, and then we need to have 5 other members, जिसमें से एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अलग अलग रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से नॉमिनेट होकर के हमारे पास में आते हैं। सेबी का मेन फंक्शन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, सेबी किन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पता होना चाहिए। एंड फिर सेबी के मेन फंक्शन क्या है? पहला लेजिस्लेटिव, 3 अलग अलग रूल्स है। पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये काम भी सेबी का है। फिर सर अगर इन्वेस्टर हो गया, कंपनी हो गया या इंटरमीडिएट्स कोई गलती करते हैं तो उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करना, दैट इज एज अ जज एक्ट करना, ये भी सेबी का काम है। एंड सर जज एक्ट करने से पहले स्क्रूटनी करवाना है, इंक्वायरी करवाना है, इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने का है, इस सब के लिए एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, दैट इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस। फॉर दैट ऑल्सो सेबी का ही इंपॉर्टेंट रोल। तो सेबी सर एज अ जज भी एक्ट करता है, एज अ इन्वेस्टिगेटर भी एक्ट करता है, एंड सेबी सर ड्राफ्टिंग भी करता है लॉज एंड रेगुलेशंस का फॉर ब्रोकर्स, फॉर इन्वेस्टर्स। हम सारा का सारा जो काम है आइडियली वो सेबी का रहता है। बेटा अगर तेरे को इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मालूम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछने का नहीं। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग बेटा कंपनी से इंफॉर्मेशन लेकर के पैसा यूज करना, सारे स्कैम्स वही तो होते हैं, मतलब ठीक, जाने दो। सबसे पहले सेबी से पहले कौन था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल, सीसीआई, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है। 1992 के अंदर सेबी आया, सेबी के अंदर चेयरमैन रहेगा, आरबीआई का नॉमिनेशन वाला मेंबर रहता है, 2 मेंबर मिनिस्ट्री से आते हैं और बचे 5 मेंबर में से 3 होल टाइम मेंबर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा सेबी किस किस के लिए एग्जिस्ट करता है? सर इन्वेस्टर के लिए, कंपनीज जिनके सिक्योरिटीज का इशू किया गया है, एंड इंटरमीडिएरीज जो हमको हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन करने में, दैट मींस स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। सेबी का मेन फंक्शन क्या हो गया? सर एज अ जज एक्ट करेगा इन केस ऑफ जब केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग के जो केसेस वगैरह हो गए, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने का काम भी सेबी का है, जज एक्ट करने का काम भी सेबी का है। ये सारे ब्रॉडर लेवल में पावर्स है सेबी के पास में, जो वो अलग अलग लोगों के थ्रू एक्सरसाइज करता है। एक चीज को मार्क करना, ध्यान रखना, सर अगर सेबी ने आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया है और आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हो, वी हैव एसएटी, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, एसएटी करके रहता है, जहां पर आप अपील कर सकते हो कि भाई सेबी ने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया और आपको लगता है आप एज अ इन्वेस्टर गलत नहीं थे या एज अ कंपनी गलत नहीं थे, तो यू कैन गो टू एसएटी, ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा बहुत बार किया गया है, बहुत सारे लाइक ऑडिटर्स कंपनीज दे गो टू एसएटी, ठीक है। सर मेन पावर्स क्या हो गए? टू अप्रूव बायलॉज, स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे बीएसई एनएसई है उनके लिए बायलॉज मतलब रूल्स बनाने का काम, अप्रूव करने का काम सेबी का है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाने का काम स्टॉक एक्सचेंजेस का, इसको चेंज करने का काम सेबी का है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पीरियोडिकल रिटर्न्स फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस, दैट इज बीएसई एनएसई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंटरमीडिएरीज मतलब स्टॉक ब्रोकर्स, उसके लिए भी पावर किसके पास में? सेबी के पास में। एंड सर क्या वो किसी कंपनी को फोर्स कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है और तुम सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड हो तो तुम बीएसई पे भी लिस्ट करो कंपल्सरीली, ऐसा भी फोर्स किया जा सकता है। ये ओवरऑल रोल है सेबी का। आरबीआई सेबी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आईसीआई को काफी पसंद है। मैं 2 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा आपको, फटाफट से गो थ्रू करो, देन विल गो टू सीसीआई एंड आईआरडीएआई। बेटा सेबी का सिर्फ एक ही डेट इंपॉर्टेंट है, इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जन 1992, इतना याद रखा तो काफी है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा अब तुम लड़ाई करोगे सर सीसीआई के तो 2 फुल फॉर्म हो गए, एक तो हो गया कंट्रोल ऑफ कैपिटल, ये पुराना फुल फॉर्म है क्योंकि सेबी के पहले था, आज की तारीख में ये रेलेवेंट नहीं, आज की तारीख में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज वो आज भी एज अ रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको फुल फॉर्म आ भी जाए तो रिमेंबर दिस, ऑब्वियसली दिमाग लगाना, अगर ऑप्शन के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है,
कैपिटल कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज दिया तो ऑब्वियसली वो चूज कर लेना, आर्ग्यूमेंट मत करो उसके ऊपर। शॉर्ट फॉर्म्स पीएम के बहुत सारे होते हैं, डू यू गेट माय पॉइंट? दैट इज पॉसिबल, यू हैव टू थिंक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन आंसर, ठीक है। रेलेवेंट सीसीआई रहेगा, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज, बिकॉज दैट वाज बिफोर 1992, नाउ इट डजंट मेक सेंस। बेटा 6 मार्क क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आरबीआई के फंक्शन याद नहीं करना है, पर पता होना चाहिए ताकि तू समझ करके ऑप्शन में से आंसर पिक कर ले। अंडरस्टैंडिंग बेटा, समझो, याद रहेंगे, समझ में आएंगे तो आंसर दे पाओगे। 6 मार्क का थियरी वाला आंसर नहीं लिखने का तेरे को। चिराग शाह बेटा यू आर स्टूपिड एंड यूजलेस। अगर आईसीआई ने ऐसा दोनों ऑप्शन दे दिया तो आईसीआई भी स्टूपिड है उस केस के अंदर, नो ऑफेंस, दे विल नॉट डू दिस, थिंक अबाउट इट। नो, yeah, Mr. Chirag Shah, they will tell you whether it is connected to capital markets or whether it is connected to competition. Choose accordingly, no? Such as to, you are you in school, class 6th 7th? वो बच्चा भी नहीं पूछेगा ऐसा घटिया डाउट। Seriously, this is stupid. How, you tell me if there are both the options given and they tell you CCI stands for, ये दोनों ऑप्शन दिया, तीसरा 2 ऑप्शन और बना दिया, तू क्या कोई भी चूज नहीं कर सकता? मैं भी चूज नहीं कर सकता, उनके मॉड्यूल में दोनों दिया हुआ है। मतलब इसी तुम ऐसे करते करते ना ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां तुम ना एक टीचर को ऐसा बोलते कि मतलब मेरे में दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी बट दैट्स द रियलिटी लेवल यू रीच समटाइम्स। आई होप तुम इससे ऊपर बढ़ो। अब तो तुमको और लंबा लेक्चर मिलेगा लास्ट में, रुक जाओ तुम। चलो आगे बढ़े क्या? अब देखो इधर भी क्वेश्चन, सर लेक्चर कब खत्म होगा? अरे बेटा तू घर पे बैठे, तेरे को घर पे जाना ऐसा पता है कि क्लास में अगर बैठे हैं सर लेक्चर कब खत्म होगा, पापा आने वाले लेने के लिए, मतलब आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू गेट माय पॉइंट। अभी तुम घर पे बैठे यार, तब भी पूछ रहे लेक्चर कब खत्म होने वाला है। बेटा वीडियो इज नॉट लैगिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। चलो लेट्स प्रोसीड। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीसीआई का? हम चाहते थे इंडिया में अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जहां पर आप हेल्दी कंपटीशन को खराब करना चाहते हो, हमारे जो कस्टमर्स है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाए, इस चीज के लिए उन्होंने एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। इनका जो रोल है बहुत ही अच्छा है, डू यू गेट माय पॉइंट? इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंडिया के जितने भी कस्टमर्स है उनको कोई भी एक्सप्लॉइट करने का ट्राई ना करें, हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहे, इंडस्ट्री में एक कस्टमर के पास में वाइड चॉइसेस रहे जिसकी वजह से वो आसानी से चूज कर सकता है उसे क्या चाहिए। तो इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है, और कोई भी अगर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में एंटर करेगा तो सीसीआई उसे इवैल्यूएट करते जाएगा और ठप्पा लगा देगा और फाइन लगा देगा। ऑब्वियसली जो सीसीआई का फाइन या पेनल्टी होता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है, फिर वो कंपनी लड़ाई करने के लिए कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसको रिड्यूस कर देता है। तो इंडिया का वो स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाते हैं, पर ओवरऑल सीसीआई का रोल है। बट कभी कभी सीसीआई यूजलेस हो जाता है, जब रिलायंस जियो आता है तब सीसीआई बोलते हैं मैं तो भूल गया कि जियो क्या कर रहा है, डू यू गेट माय पॉइंट? तब आप एंटी कॉम्पिटिटिव भी करो तो चल जाता है, डिपेंड्स अपॉन हु इज द ओनर, डू यू गेट माय पॉइंट? सो दैट्स हाउ सीसीआई वर्क्स, ठीक है। अभी के लिए यहां पर 2 टाइप के तुमको कंपटीशन दिए, एक है डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन वेरी डिफिकल्ट, एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, कोका कोला, पेप्सी, दीज आर योर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। इनडायरेक्ट कंपटीशन देखो, अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैज कंपटीशन विद अदर लोकल रेस्टोरेंट, बट इट आल्सो कम्पीट्स विद नियर बाय सुपरमार्केट। रेडी टू ईट जो फूड आता है यार, समझो मेरा बात, ये तुमको मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज खुद से पढ़ लेना। हाँ, What are the features of Competition Act? और Competition Act में ही CCI को बनाया, that is Competition Commission of India। तो देखो इनका काम क्या है, they want to prevent those practices जिनका adverse effect आएगा हमारे competition के ऊपर in a industry। हम चाहते हैं प्रमोट करें एंड सस्टेन करें एक अच्छा ऐसा कंपटीशन बना रहे जो हमारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कोई भी आसानी से ट्रेड कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, हम ये चाहते हैं, डू यू गेट माय पॉइंट? एंड सर इस सीसीआई से पहले वी यूज्ड टू हैव एमआरटीपी, दैट इज मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जाने दो, कुछ तो था जो सीसीआई से पहले था, उसे अबॉलिश कर दिया गया। इन सीसीआई के आने के बाद में एमआरटीपी यूजलेस हो गया।
ठीक है। और सर कंपटीशन एक्ट ने ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया। इसका काम है ओवरऑल अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग कंपनीज इन द इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करते जाए, इवैल्यूएट करते जाए, और कोई भी गलत प्रैक्टिसेस में अगर एंटर करता है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। जो यहां लिखा है सेम वही चीज उनका ऑब्जेक्टिव्स भी है। देखो, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस जिनका एडवर्स इफेक्ट आएगा, वही सेम चीज को उठाया नीचे, प्रमोट एंड सस्टेन, क्योंकि कंपटीशन एक्ट जो है ना उसने सीसीआई को बनाया है, तो सीसीआई का जो ऑब्जेक्टिव और जो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही रहेगा, बिकॉज दोनों सेम ही है टेक्निकली। वन इज द एक्ट लॉ जिसने एक अथॉरिटी को बनाया, अथॉरिटी इज कॉल्ड एज सीसीआई, दिस इज कॉल्ड एज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। गूगल पे सीसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पेनल्टीज अगेंस्ट कंपनीज एंटर करना, हजारों ऐसे केसेस मिलेंगे तुमको जहां पर उन्होंने एक्शन लिया अगेंस्ट मल्टीपल कंपनीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट वन टेक्निकली, नाबार्ड देखेंगे लास्ट में, बट आईआरडीआई पे आ जाओ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जैसा बैंकिंग सेक्टर है वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीआई को बनाया। आईआरडीआई का मेन काम क्या है? देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में हमें पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी प्रोटेक्ट करना है, एजेंट्स जो है, तो बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना आईआरडीआई के पास रजिस्ट्रेशन किए काम शुरू नहीं कर सकती है। हर एजेंट को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आईआरडीआई के पास में, उनके रजिस्ट्रेशन, उनके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं इफ दे एंटर इनटू रॉन्ग प्रैक्टिसेस। पॉलिसी होल्डर को आसानी से क्लेम्स मिलने चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, पॉलिसी होल्डर भी इंश्योरेंस कंपनी को डैमेज ना कर पाए, गलत तरीके से फायदा ना उठा पाए, इसके लिए भी आईआरडीआई। तो आईआरडीआई चाहता है जो पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो पूरा इंश्योरेंस बिजनेस है, वो ग्रो करे, सबके लिए अच्छा रहे, ये इंश्योर करने के लिए आईआरडीआई को बनाया है। सो आईआरडीआई एग्जिस्ट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, द एजेंट्स and the policy holders, for all three of them. This is the role of IRDAI. Yes, one thing, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर एक जमाने में सिर्फ 26% अलाउड था, उसको बढ़ा करके 49% कर दिया है। इंटरमीडिएट बिजनेस के अंदर, मतलब एजेंट्स वाले पार्ट के अंदर 100% भी अलाउड है, बट उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेन इंश्योरेंस कंपनीज जो है वहां पर 49% ही रखा है। मिशन स्टेटमेंट दो तीन चीजों को मार्क कर सकते हो आप, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेड, तो ये सारा आपको याद नहीं करना है, एक बार आप रीड करके छोड़ सकते हो। डू यू गेट माय पॉइंट? हम चाहते हैं आसानी से आपका एक कॉमन मैन को प्रॉब्लम ना आए, उसका क्लेम्स आसानी से फुलफिल हो जाए, हम अच्छे स्टैंडर्ड्स को रेज करना चाहेंगे, इंटीग्रिटी सपोर्ट करना चाहेंगे। देखो, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, प्रमोट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ओवरऑल फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस बिजनेस एंड ऑल। तो इस तरह हम चाहते हैं ओवरऑल, ये उन्होंने पता है क्या किया, आईआरडीआई की वेबसाइट पे गए, तुमको मैंने दिखाया भी था, मिशन स्टेटमेंट में क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया। तुमने सब याद करने का जरूरत नहीं बेटा, बस आईआरडीआई क्या होता है, किसके लिए एग्जिस्ट करता है, मेन रूल क्या है, जनरल अगर 4-5 पॉइंट मालूम है तभी तो आंसर दे पाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जो मिशन स्टेटमेंट है दैट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर फंडिंग इंस्टीट्यूशन में लास्ट आता है नाबार्ड, मैंने आपको बताया भी था। नाबार्ड का जो काम क्या है, डायरेक्टली रूरल सेक्टर में वो इंडिविजुअल आदमी को जाके पैसा नहीं देगा, वो जो रूरल सेक्टर में आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स, उनको पैसा देना। आरआरबी के पास पैसा खत्म हो गया, उनको रीफाइनेंस करना। डू यू गेट माय पॉइंट? आरआरबीज में सही लोगों को हायर करवाना, उनको ढंग से मैनेज करना, ये सब कुछ काम होता है नाबार्ड का। नाबार्ड ने ओवरऑल प्रमोट करना शुरू किया एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब उन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल एक इंसान को हेल्प करना मुश्किल होगा, बट अगर ग्रुप्स बनाए जाएंगे तो उनको आसानी से हेल्प किया जाएगा और सबका ग्रोथ जो है साथ में हो पाएगा। ये नाबार्ड ने इनिशिएट किया पूना के अंदर। संचेती से उतर के लेफ्ट मारते नाबार्ड का आपको पूरा का पूरा प्रोमाइसेस मिलेगा देखने के लिए। डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर, नाबार्ड का काम जो है बेसिकली रूरल सेक्टर के अंदर जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, उन सबको पैसा टाइमली मिले ताकि वो लोग ग्रो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल है नाबार्ड का। देखो, नाबार्ड इज द एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशन, जो पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट देता है, किसको सर? उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो रूरल एरियाज में पैसा देते हैं। सर, रीफाइनेंसिंग का काम भी करता है, सही लोगों को वहां हायर करने का हेल्प कराता है, उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो? कॉमन रिटर्न एग्जाम रहता है एक, CWA इज अ कॉमन रिटर्न एग्जाम फॉर बैंक्स, उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। समझ रहे हो? ताकि सही लोग वहां तक पहुंचे एंड सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द मेन रोल ऑफ नाबार्ड। इस चैप्टर के अंदर बेटा मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस करना आईआरडीआई के मिशन स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। सीसीआई के अंदर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है वो आना चाहिए, मे बी दैट कैन बी आस्क्ड। सेबी आई बिलीव इज इंपॉर्टेंट, पावर्स ऑफ सेबी आना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद सेबी किसके लिए एग्जिस्ट करता है वो भी आना चाहिए, सेबी का कॉम्पोजिशन क्या है बोर्ड मेंबर्स का वो भी आना चाहिए, सेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आरबीआई के केस में बेटा सिर्फ जो फंक्शंस है वो आपको मतलब पता होना चाहिए उनके, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू आंसर इन दिस चैप्टर स्पेसिफिकली। ये चैप्टर काफी आसान होता है एग्जाम के अंदर बिकॉज इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पढ़ने के बाद आप उसको आसानी से आंसर दे सकते हो। डू यू गेट माय पॉइंट? लेट्स गो टू चैप्टर 1, विल स्पेंड 5 minutes ऑन चैप्टर 1। इन चैप्टर 1 आई वुड से जो मैं बोल रहा हूं वो एक बार ढंग से पढ़ना। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर बीसीके के कैरेक्टरिस्टिक, बीसीके बहुत वास्ट है मालूम है हमको, ठीक है। बीसीके बिलोंग्स टू मल्टीपल डिसिप्लिन, मतलब हर चीजों को इंक्लूड करता है बीसीके अपने आप के अंदर, ठीक है। एंड सर ये एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला सब्जेक्ट है, आई एग्री विद दिस। रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टाइम पास चीजें एकदम इग्नोर कर सकते हो, पढ़ के छोड़ सकते हो। हाँ, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लाइवलीहुड अर्न करना तो वो एक्टिविटी कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाकी कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो सब कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या इनकम जनरेटिंग होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ऑब्वियसली। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव होते हैं? हाँ, क्योंकि सर for example teaching, medicine, all of them, they are all productive initiatives, they create something for the economy, that's why they are called as productive. Remember, production may be done either for self consumption, अगर self consumption के लिए हुआ तो economic activity नहीं कहलाएगा, but सर अगर किसी और के लिए हुआ, मार्केट के लिए हुआ तो obviously वो economic activity कहलाएगा। प्रोडक्शन represent करता है सप्लाई साइड, इकोनॉमिक्स में क्या है? डिमांड साइड, सप्लाई साइड। डू यू गेट माय पॉइंट? तो आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब बेसिकली इन सिंपल टर्म्स ये प्रोडक्शन जो कंपनी कर रही है वही सप्लाई करेगी ना गुड्स को, तो सो इट सपोर्ट्स द सप्लाई साइड। जो कंजम्पशन है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइड को, तो कंजम्पशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड रिमेंबर कंजम्पशन इज बेसिकली नथिंग द डिमांड साइड, बोथ बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिलकर के एक एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से सीधा डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस आना चाहिए, आ सकता है इसके बारे एक आध क्वेश्चन, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। देन द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में आना चाहिए, एचयूएफ के बारे में आना चाहिए। मालूम है क्या नंबर ऑफ पार्टनर्स? अब तो अलाउड नहीं है ना नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड है इंडिया के अंदर, मालूम है ना नंबर ऑफ पार्टनर्स? एज पर कंपनी से क्या बोला था, मैक्सिमम अलाउड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 100 है। डू यू गेट माय पॉइंट? बट जो रूल्स ने करंट जो लिमिट है वो 50 बना के रखा है, ब्रॉडर लेवल पे 100 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। आज की तारीख में जो कंपनीज के रूल्स है उनके हिसाब से करंट लिमिट जो है वो 50 बना के रखी है। दोनों चीज बताई थी मैंने तुमको, याद है क्या? अरे बताया था कि नहीं बताया था बेटा? तुमको सीधा बेयर एक्ट ओपन करके दिखाया था मैंने यार सीधा। हाँ, एलएलबी में डिफरेंस क्या है? एलएलबी हमको श्योर लॉ में पढ़ाया होगा आपको अभिषेक सर ने बहुत डिटेल में। कंपनी तो बेटा आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कंपनीज एक्ट विल कम प्रॉब्ली, तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डिटेल वाला पढ़ा के फ्यूचर में आने वाला है, अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल है। हाँ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दो ही जनरल बताए, पब्लिक में भी दो होते हैं, लिस्टेड होता है, अनलिस्टेड होता है, देन वी हैव 1% कंपनी ऑल्सो, स्मॉल कंपनी ऑल्सो, देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस जो सब आपको आगे इंटर और फाइनल में पढ़ाए जाएंगे। सो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको आप आराम से उड़ा सकते हो, इतनी जनरल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें ढंग से सुनो एक बार। देखो बेटा, एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छा है फॉर अकाउंट्स, मैथ्स, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स, अकाउंट्स में है ही नहीं, मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन इको बीसीके में भी प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा आपको, बट आई टेल यू व्हाट, इन बीसीके स्पेसिफिकली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, दे आर सो जेनरिक इन नेचर, मोर देन एमसीक्यू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप चैप्टर को पढ़ोगे ना, उतना बेटर तुम प्रिपेयर्ड रहोगे टू आंसर एग्जाम क्वेश्चंस, बिकॉज बेटा एग्जाम का जो एमसीक्यू पैटर्न है वो बहुत ही जेनरिक होता है, मतलब उस सेंटेंस के ऊपर जो आपके हेडिंग्स है ना उनके ऊपर ही क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर आपको हेडिंग्स मालूम रहेगी और चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो तुम आंसर बहुत इजीली दे पाओगे। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, याद है क्या? चैप्टर बाय चैप्टर, एंड आई हैड प्रूव्ड इट टू यू दैट हाफ द आंसर्स आर इन द क्वेश्चंस इटसेल्फ। वो क्वेश्चन के अंदर ही वो वैसा वर्ड यूज करते हैं तेरे को आंसर समझ में आ जाएगा एक ही बार के अंदर। एंड आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस आर ऑलवेज यूजलेस। सो थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको एमसीक्यू का पीडीएफ दिया हुआ है अलग से, वापस से शेयर कर दूंगा मैं,
उसके अलावा मैं बोलूंगा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में। तो आप शुरुआत कैसे करोगे? अगर जब आप खुद से रिवाइज कर रहे हो, स्टार्ट विद चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने मार्क कराए हुए हैं, उन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को फटाफट खत्म करो। फ्रॉम चैप्टर 2 खत्म करने के बाद सीधा जाओ चैप्टर 4 एंड 5 पे, क्योंकि 4 एंड 5 में कंटेंट कम है और स्पेसिफिक है। तो 4 एंड 5 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट लोगों के जो नाम है, जो ईयर्स दिए हुए हैं, समझ रहे हो, सेबी के पावर्स जो दिए हुए हैं, आरबीआई के जो फंक्शंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो खत्म करो। फिनिश चैप्टर 2 then 4 then 5. Once you're done with this, then come to chapter number 1, and in chapter 1 focus more on economic non-economic activity, focus on your difference between partnership firm and LLP पे फोकस करो आप थोड़ा सा, समझ रहे हो मेरे बात तुम, जहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ये करने के बाद में फिर तुम आओ चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। चैप्टर 6 में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मार्क करवाए थे, बेटा डरो मत, मैंने आपको बोला भी था चैप्टर 6 में ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस है जो आपके लिए सही में लेवल के बियॉन्ड है। हमने फिर भी उनको पूरा डिस्कस करने का ट्राई किया, सिर्फ उन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को एक बार पढ़ लो। एंड आई टेल यू चैप्टर 6 सबसे आसान होगा, बिकॉज वो डेफिनेशन से कनेक्टेड ना, बाकी 3 ऑप्शंस एकदम ही इरेलेवेंट लगेंगे तेरे को। तो सही आंसर पिक करना सबसे आसान है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इफ दे वुड हैव आस्क्ड यू टू राइट द डेफिनेशन यू वुड बी इन ट्रबल, बट बिकॉज दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन, वो क्या करेगा डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन ही लिखेगा और बोलेगा दिस रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो तेरे लिए इतना आसान रहेगा, बिकॉज वो डेफिनेशन में ही कोई ना कोई सिनोनिम या कनेक्टेड वर्ड ना रहेगा जिसे तू आइडेंटिफाई कर लेगा, ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन है। अरे वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा तेरे को एक ही बार के अंदर। एमसीक्यू आर गोइंग टू बी सुपर इजी व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 6। सिर्फ डेफिनेशंस को रीड करके छोड़ देना, ट्रस्ट मी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। और मैंने तुमको वो इतना डिटेल में पढ़ाया ना, आई डोंट थिंक तुम में से किसी को प्रॉब्लम आएगा। तुमने अगर नहीं भी पढ़ा ना तब भी तुम कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे, इसका मतलब ये नहीं तुम छोड़ दो उसको ऑब्वियसली। डू यू गेट माय पॉइंट? इन दी एंड कम टू चैप्टर नंबर 3 एंड आई टेल यू व्हाट, चैप्टर 3 को बेटर है आखिरी दिन ही पढ़ो, अभी पढ़ के फायदा नहीं है। वो जो पीडीएफ है जो आईसीआई का जर्नल का, इसमें जितने कंपनीज दिए हुए हैं इनके बारे में एमडी सीईओ इतना रीड करके चले जाओ, उसके अलावा कुछ और करने का जरूरत नहीं है। आई होप दैट्स मोर देन सफिशिएंट। डू यू गेट दैट? ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। तुम अभी पढ़ो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, तब भी इतना ही है। ज्यादा फोकस इको पे करना, आई टेल यू व्हाट, बिकॉज वहां पर कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिसको डिटेल में डिस्कस किया है। डू यू गेट माय पॉइंट? ज्यादा फोकस इको पे करना, बीसी के आराम से हो जाएगा। डू यू गेट दिस? ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। देखो बेटा, मेरा बात सुनो। सबसे पहला चीज, आई एम श्योर अभिषेक सर ने, जीबी सर ने, सबने तुमको बोला ही होगा, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन द सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टे अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तुमको तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, विल प्रोवाइड यू दैट। डू यू गेट माय पॉइंट? वो कचरा डिलीट ही कर दो या साइड में कर दो, जो भी तुमको लगता है, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। नंबर 1, ट्रस्ट मी, अगला 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, सी तुमको फाउंडेशन में पढ़ाई करते थे तो समझ में आया होगा कि यार कुछ कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ बहुत बोरिंग है और कुछ कुछ बहुत मोनोटोनस है। समझ रहे हो मेरा बात? ये लाइफ भी ऐसी है, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, कुछ चीजें बहुत बोरिंग एंड मोनोटोनस बनती जाएगी। बट आई टेल यू व्हाट, सबसे अच्छा चीज क्या होता है, तुम जैसे फाउंडेशन से अगले लेवल पे आओगे, आई डोंट केयर अबाउट मार्क्स, यू केयर, इट्स वेरी गुड, अच्छा नंबर लेके आओ, ठीक है। अच्छा नंबर का डेफिनेशन नहीं होता है, सिर्फ पास होना, 60% लाना, 80% लाना, सब सब्जेक्टिव है लाइफ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज नेक्स्ट लेवल जाना है इसलिए नहीं, नया सीखना है इसलिए जाना है। सोचो तुमको इस लेवल पे इतना कुछ सीखने को मिला एट द एज ऑफ 17-18, व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल तुमको और नया सीखने को मिलेगा। वापस सेम चीजें होगी, कुछ चीजें बहुत अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, कुछ बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, कुछ बहुत बोरिंग लगेगा और कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल भी लगेगा, ऐसा होगा पक्का। बट देन द बेस्ट पार्ट इज, एज यू कीप गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल इन द लैडर, तभी तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि तुम एक्चुअली किधर अच्छे हो, तुम्हें एक्चुअली क्या पसंद है। ये समझने के लिए तुम्हें सब कुछ एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई से these remaining few days or this last 1 month is very very important, because next level पे जाना important है। Do you get my point? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरा ड्रीम है ये बनना है, that's all good। मैं बोलूंगा थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच, रैशनल सोच। सीखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सीखने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाना जरूरी है। अगर तो फेल होगा तेरे को यही चीज वापस पढ़नी पड़ेगी, समझ रहा है मेरा बात? तो मतलब अगर तू चाहता ना वो जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग पार्ट है वो तेरे को मिलते जाए और तू ये आइडेंटिफाई कर पाए तेरे को क्या पसंद है। मतलब दिस वॉज ऑलवेज
my way of passing exams, according to me, I'll be very honest with you. Till class 12th, I was all about मेरे को marks लाना, marks लाना, marks लाना है. Obviously समझने पर marks लाना है. I was about that. मतलब I was all about marks and cricket. That was only two things which was in my head. Do you get my point? But after 12th, when I got into CA, and specifically after passing CPT, CPT was a joke in my time. I'll be honest with you. It was joke. You know, होता था ऐसे ही. If you are from a CBSE board and all, CPT was really a cakewalk. And on my time, तुमको मैंने बताया भी था. You don't have to pass all subjects. You have to get 100. Do you get my point? I left entire maths as an option. It still worked for me. It will not work for you. Do you get my point? The interesting thing is, when I reached intermediate, that is your PCC level in my time, my articleship started. And then I realized every day during my articleship, I am getting to learn new things. There are really interesting people around me. There are such good people and उनका knowledge इतना brilliant है. And you know, मेरे को कुछ नहीं आता है इस सब से related. मेरे को सब सीखना है. That inquisitiveness should be there. And trust me, it's a process, it's a path. You will cross. हाँ, you have to sometime trust. यार ये घटिया क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्यों ईयर पूछ रहा है, ऐसा दिमाग में आएगा. पर क्या है, उसे छोड़, कुछ नया सीखने को मिलेगा पक्का आगे जाके. At least by the time you reach the last level, by the time you finish your articleship, you will actually evolve as a human being. That is more important. Do you get my point? I'll give you an example. Okay, just one second. When you get time, read about this company. There's a company called, organization called Mubadala. 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 Mubadala is अबू धाबी जो है, अबू धाबी का दुनिया के जो सबसे बड़े सोवरेन फंड्स होते हैं उनमें से मुबादला एक सबसे बड़ा, अबू धाबी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अलग से एग्जिस्ट करता है. उसके अलावा उनका एक मुबादला करके सेकंड एंटिटी है जो एक सोवरेन इन्वेस्टर है. दे डीलिंग विद सम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $250 billion. दैट्स द assets under their management. $250 billion is the amount of asset they manage. So I have a friend, his name is Mufaddal Fayaz. Yesterday only I was talking to him. Okay, Mufaddal Fayaz, he used to work with EY during his articleship time. I was with PwC. We were good friends. I had a lot of friends in EY on that time. He finished his CA, then he used to work with me in Deloitte Hyderabad also, and from there he went to Dubai. Okay, yesterday he got an offer in Mubadala. ठीक है, उसको मुबादला ज्वाइन करने का मौका मिला है. And you know, when they asked him questions, it's like we started working in 2008. My articleship started in 2008. Okay, that guy joined articleship in 2009. It's been almost good 12 years. Do you get my point? He said, Rishabh, I did not plan that when I was 18, will I be ever able to be part of any sovereign fund? Matlab, it's like a dream job if you ask me. Do you get my point? And getting into the valuation department of such companies is a really big thing according to me. Do you get my point? So he's like, I did not even had this kind of dream in 2008-9. I did not know I can actually reach there. It's a process. You have to trust the process. We finished our CA. This guy, joined along with me in Deloitte Hyderabad. We worked together. Then from there, he went to Dubai. He worked with 2-3 startups. And then eventually, he got a job there. And he's going to be joining, I think, next month onwards, something like that. So I'm just trying to say, एक process है जिसको आपको trust करना. Another friend of mine who 3 days back promoted as a senior manager in EY. I'll not give you the name of the person this time, but I'm just trying to say, this is what takes you to different levels. You have to trust the process. But the best part of the process is you have to keep moving. You cannot get stuck. So, खुद के लिए कि तुम्हें अगर और कुछ नया सीखना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को रीडिस्कवर करना है, उसके लिए तुमको नेक्स्ट लेवल पे जाना जरूरी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू गेटिंग स्टक एट वन प्लेस, एंड आई टेल यू व्हाट, तुमको सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ रिसोर्सेज दिया है, यू हैव every possible thing what you need. You just need to put in efforts. And trust me, even if you put in good amount of efforts in the next coming 30 days or 1 month, you are going to be one of those students who is going to pass. I am not saying कितना नंबर लेके आना है, that's your choice यार. मेहनत करो, पास हो जाओ, आगे बढ़ो जिंदगी में. जिंदगी बहुत बड़ा है, मार्क्स की बियॉन्ड बहुत बड़ी जिंदगी है, मेरे को ऐसा लगता है. If you will think that way, you will never get stuck. You will keep moving, and keep moving is the best possible way according to me. Do you get that? So, see guys, normally theory सब्जेक्ट के लिए मैराथन लेना अपने आप में चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आप एक ही चीज को 3 घंटा पढ़ा सकते हो, 5 घंटा पढ़ा सकते हो. एनीवेज, व्हाट आई वांटेड वाज आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट, जो भी आपको चाहिए. You are going to be the only person solely responsible for everything what you do in next 1 month and the result after that as well. So keep that in mind. Keep doing your hard work. Are we good? Thank you once again, guys. If you have anything, you can drop me a message.
You already have my number. You can drop me a message there. I'll definitely help you. Thank you. See you guys soon. Bye bye.